सिक्स को देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफ़र और ऐसे करके, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं की जा सकती है, ये क्वेश्चन में आता है। और ये जो सेक्शन 6 है ना, एक नेगेटिव डेफिनेशन, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे हेडिंग है कि विच व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफ़र, बट इसमें दिया गया कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ऑल एक्सेप्ट जो इसमें दिया गया है। उसका हेडिंग होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो यहाँ पे वही दो टाइप का प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो लीगली ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्रॉपर्टी दैट कैन बी लीगली ट्रांसफर्ड और असाइन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन टू अनदर को ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये कैसे कैसे कर सकते हैं? वेरियस लीगल मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, जो है सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज। इसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फिर अलाउ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मोस्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है एक्सेप्ट जो कि सेक्शन 6 में ही दिया गया है, उसको छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या आएगी? रियल स्टेट हो जाएगा, मूवेबल एसेट हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। रियल स्टेट क्या होगा? रियल स्टेट में होगा लैंड, बिल्डिंग। मूवेबल एसेट्स में जितने भी टेंजिबल गुड्स है जिसको टच किया जा सकता है, जैसे व्हीकल, मशीनरी, हाउस एंड ऑल। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। ये इंटेंजिबल होता है, एक तरह से ये टेंजिबल हो गया, ये रियल स्टेट हो गया, जैसे लैंड प्रॉपर्टी। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ जो हो गए, वो हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये भी ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर नॉन ट्रांसफरेबल में होता है कि जो भी एसेट्स है जिसको जो लीगली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, किसके? सेक्शन 6 के और उसके सब सेक्शंस के, वो हमारा नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। दीज रिस्ट्रिक्शन एंश्योर दैट सर्टेन प्रॉपर्टी विच आर यूनिक, जो यूनिक या पर्सनल यूज़ के लिए रहते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए एंड नॉन ट्रांसफरेबल रहे, ताकि उसका जो इंटेंट या पर्पस है उसको प्रिजर्व किया जा सके, इंटेंडेड पर्पस या नेचर को प्रिजर्व किया जा सके। अब सेक्शन 6 को सब सेक्शंस को अपन को याद करना है, तो उसको मैंने शॉर्ट में एक एक लाइन में डिस्क्राइब किया है। ये हमारे सब हेडिंग्स बनेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ स्पेस, ठीक है। फिर राइट टू री एंटर, ईजमेंट, रिस्ट्रिक्शन इंटरेस्ट, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू मेयर राइट टू सू, और ये सारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये पब्लिक ऑफिस, पेंशन, नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। हाँ, सेक्शन 6 बोलता है कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती एक्सेप्ट जो कि इस एक्ट में दिया गया या फिर किसी एक्ट में उस टाइम पे जो इन्फोर्स में है वो। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो जनरल रूल है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये जो हमारा रूल है ट्रांसफरेबिलिटी का, वो इस लैटिन मैगजीम पे बेस्ड है। एलियनेशन री प्रिफितूर जूरी एक्रेसेंडी मीन्स जो लॉ रहता है वो एलिनेशन को फेवर करता है, एक्यूमुलेशन को फेवर नहीं करता। लॉ जो है, या गवर्नमेंट बोल लीजिए, वो चाहता है कि प्रॉपर्टी वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफ़र होते रहे, एक पर्सन के पास एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना होते रहे। एनी अटेम्प्ट टू इंटरफेयर विद द पावर ऑफ एलिनेशन डिस्करेज्ड बाय द लॉ। यहाँ पे सेक्शन टीपीए जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 10 भी इसी के लिए बात करता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, रोक नहीं लगा सकता या एलिनेट करने से। एलिनेट मतलब ट्रांसफ़र ना करने देना, उसको एलिनेशन बोलते हैं। एलिनेट करने से रोक दे, ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ को लॉ बिल्कुल प्रिफर नहीं करती, इसीलिए ये लैटिन मैगजीन में एलिनेशन रे प्रिफितूर जूरी एक्रेसेंडी। अब हम लोग
पढ़ेंगे कि ये जनरल रूल किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब क्या चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, क्या ग्राउंड है इसके। तो जनरल रूल यही है कि ऑल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। जनरल रूल ये है कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 6 और सेक्शन एक्सेप्शन है सेक्शन 6 का ए से लेके सेक्शन आई तक। एक्सेप्शन जो है वो जनरल रूल तीन ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है। जो एक्सेप्शन है हमारा वो 3 ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है, जो है हमारा पब्लिक पॉलिसी, पर्सनल राइट, माइनॉरिटी और माइनर राइट विथ लार्जर राइट। माइनर राइट मैंने छोटा सा राइट जो कि लार्जर राइट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या आएगा, 6 का एफ आएगा, GHI। ये जो हमारे लास्ट के 3 चीज़ें हैं वो हमारे पब्लिक पॉलिसी में आ जाएंगे। पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आएंगे, पब्लिक ऑफिस जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसको तुम ऐसा नहीं रख सकते, नहीं सॉरी, पब्लिक ऑफिस है उसको तुम खुद से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो तुम्हारा अधिकार का नहीं, भले तुम वहाँ पे काम कर रहे हो या तुम्हारी सैलरी तुम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। पेंशन जो मिल रहा है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये सब जो है वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद है पर्सनल राइट, तो यहाँ पे सेक्शन डी और DD, ठीक है। सेक्शन डी और DD यहाँ पे है हमारा मेंटेनेंस का अधिकार, सेक्शन डी और DD। द रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और फ्यूचर मेंटेनेंस। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एक तरह का ये है कि तुम्हारे पास इंटरेस्ट है ना, तुम्हारे को कोई अधिकार है वहाँ पे और तुम उसको खुद नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। जैसे कॉन्सेप्ट होता है लाइफ इंटरेस्ट का, मीन्स जब तक तुम जिंदा हो इस चीज़ को एंजॉय करोगे, तुम जैसे ही मर जाओगे तो जो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट तुमको मिला है वो जो रियल यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि एक ट्रांसफरर है, उसने एक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया, लाइफ इंटरेस्ट मीन्स किसी व्यक्ति को, एक्स नामक व्यक्ति को। उसके बाद और क्या बोलते हैं, ये लाइफ टाइम इस चीज़ को एंजॉय करेगा, ठीक है। और इसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी वापस इसके पास चली जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट होता है लाइफ इंटरेस्ट का। तो ये जब तक ये एक्स व्यक्ति जिंदा है वो उस चीज़ को फिर एंजॉय कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास है ना, मेरे पास एंजॉयमेंट का राइट है, मैं एंजॉयमेंट का राइट देना चाहता हूँ अपने बेटे को, XS को। तो ये ऐसा नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है बाय द लॉ। और फ्यूचर मेंटेनेंस वाली बात यही है कि तुमको मेंटेनेंस मिलने वाला है, जैसे कि हमारे सेक्शन 125 CRPC का बोलता है कि तुमको मेंटेनेंस मिलेगा, किससे, वाइफ को मिलेगा हस्बैंड से मेंटेनेंस। अब ये चीज़ मेंटेनेंस का अधिकार फ्यूचर में है, वो फ्यूचर का अधिकार तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये चीज़ अलाउड नहीं होगी, ऐसा लॉ कहता है, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिटेड है। फिर थर्ड है हमारा माइनर राइट, छोटा सा राइट अपना लार्जर राइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। माइनर राइट डिपेंडेंट ऑन लार्जर राइट। लार्जर राइट मीन्स छोटा सा अधिकार ज़्यादा बड़े अधिकार के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा BC और E, BCE और क्या है, BC और E। बी में है हमारा राइट टू रीएंटर। राइट टू रीएंटर का मतलब यही है कि तुमने किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफरर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी, लीज पे दी किसको, लेसी हो गया, फिर ये हमारा लेसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद लीज पे दी, लेकिन कंडीशन कर दी कि अगर तुम प्रॉपर्टी को, हमारा घर जो है ना उसको डिस्ट्रॉय करोगे तो तुमको मैं निकाल दूंगा और मैं खुद रीएंटर हो जाऊंगा। तो ये है राइट टू रीएंट्री। अब ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट अपन डिटेल में देखेंगे। ईजमेंट का अधिकार ऐसा होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है और इसके बगल में पूरा पानी पानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, मैं चारों ओर से पानी घिरा हुआ है और ये प्रॉपर्टी A है, ये प्रॉपर्टी B है। अब प्रॉपर्टी B में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं इनके पास, खाली बस एक है कि A की प्रॉपर्टी से हो के जाना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये B प्रॉपर्टी को जो भी उसका ओनर है वो एंजॉय कर सकेगा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में A को अपने प्रॉपर्टी से ईजमेंट, ये जो अधिकार है जाने का, राइट ऑफ ईजमेंट देना पड़ेगा ताकि B जो है B का प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। ये होता है रिस्ट्रिक्शन। और मेयर राइट ऑफ सू, वही है कि तुमको बस
सूट फाइल करने का अधिकार नहीं आता है। जैसे किसी के पास सू करने का अधिकार है, सूट फाइल करने का अधिकार है, लेकिन खाली बस सूट फाइल करने का अधिकार ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पूरा प्रॉपर्टी पे अधिकार ट्रांसफ़र होगा, तभी वो व्यक्ति सूट फाइल करने के लिए कैपेबल बनेगा। ये बोलता है सेक्शन ई। फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्पेस सेक्शनिस्ट। स्पेस सेक्शनिस्ट का मतलब यही है कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी अभी नहीं है लेकिन भविष्य में आ जाएगी, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पेस सेक्शनिस्ट। इसमें 3 चीज़ें होती है। मेयर चांस ऑफ इनहेरेंट अपेरेंट मीन्स एक चांस है, माने तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे को ही मिलेगी, कंफर्म है, लेकिन ये चांस है, ये कंफर्मिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है और तुम्हारे फादर की, तो वो तुमको दे ना दे वो उनकी चॉइस है, लेकिन देर इज़ अ चांस दैट यू विल गेट द प्रॉपर्टी। चांस ऑफ रिलेशन मीन्स तुम्हारे वसीयत तुम्हारे के लिए करके रखा है कोई, ठीक है, तो वसीयत करके रखे तो वहाँ पे चांस है कि तुमको मिले, लेकिन वसीयत चेंज भी तो हो सकती है ना। मरने से पहले दादाजी वसीयत चेंज करके चले गए तो क्या कर लेंगे उस सिचुएशन में। फिर एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी, तो वो भी हमारा इसी में आता है। फिर कोई सिर्फ चांस हो प्रॉपर्टी पा जाने का या यह काफ़ी नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। खाली चांस हो कि सिर्फ चांस है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पा जाने का और उसी के चांस के बेसिस पर अगर तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ वैलिड नहीं है। राइट टू री एंटर का मतलब यही है कि रिज्यूम द पोजेशन, जैसे मैंने लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एग्जांपल दिया था, सेम लेसर लेसी का। यहाँ पे री एंट्री का वही है कि राइट ऑफ री एंटर मीन्स रिज्यूम द पोजेशन को रिज्यूम करना। व्हेन अ पर्सन गिव्स द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर, एक व्यक्ति प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और को देता है, आफ्टर सम टाइम्स ही एंटाइटल टू गेट इट बैक, उसको फिर वो वापस ले सकता है, एंटाइटल है। Then his right to take the property is called right to re-enter. Therefore, it can be said that the right to re-enter is intrinsically connected with the interest on the land, and mere right on re-enter means right of re-entry without any interest on the property. हाँ, राइट ऑफ री एंटर मीन्स यही है कि खाली बस ये वाली चीज़ को तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मेयर राइट, ओनली राइट टू री एंटर को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है जब तक तुम पूरी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट ना होल्ड कर लो, ठीक। अब ये ईजमेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ईजमेंट में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्विएंट हेरिटेज, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं, जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था 2 प्रॉपर्टी का, ये अटैच है और यहाँ पे वाटर था हमारा, यहाँ चारों तरफ वाटर ही वाटर है। तो जो जो ये हमारा वाटर था इधर, तो जो प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉपर्टी से हम लोग एंजॉयमेंट ले रहे हैं, the property for whose beneficial enjoyment right is exercised, जो प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट मीन्स ये प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, क्या इंजॉय कर रहा है, बेनिफिशियल इंजॉयमेंट कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये रोड ले रहा है अपने आने के लिए, तो यही चीज़ है। तो ये कहलाया जाएगा डोमिनेंट हेरिटेज और ये कहलाया जाएगा सर्विएंट हेरिटेज। कैसे हम लोग पता करेंगे, डोमिनेट, ये डोमिनेट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रहा है और ये प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को सर्व कर रहा है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। हेरिटेज वर्ड यूज़ किया गया प्रॉपर्टी के लिए, सर्विंग प्रॉपर्टी या डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। फिर easement cannot exercise without dominant heritage. Easement and dominant heritage cannot be served, but if the dominant heritage itself is transferred, the right attached to it can be transferred. डोमिनेंट हेरिटेज, सर्विएंट हेरिटेज, प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी
जिस प्रॉपर्टी का राइट होता है उसको डोमिनेंट हेरिटेज बोलता है। फिर रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू ओनर पर्सनली। कोई इंटरेस्ट है, कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो कि प्रॉपर्टी में है और वो एंजॉयमेंट कौन कर सकता है, ओनर पर्सनली कर सकता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। सच राइट आर पर्सनल इन कैरेक्टर, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सच राइट्स आर क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द पर्सन ओनिंग हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसके पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं, जैसे पुजारी, महंत, मुतावली, ये उसके रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है लेकिन वो उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फिर फ्यूचर मेंटेनेंस, जो पर्सनल राइट होता है वाइफ का, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जो पास्ट मेंटेनेंस बचा हुआ है, जो ड्यू है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैन भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसको कर सकते हैं, बाकी इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। पर्सनल राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो जो हमारे पास्ट एरियर्स है, जो मीन्स बचा हुआ पैसा है जिसको देना था हस्बैंड को वाइफ को, वो किया जा सकता है। मेयर राइट टू सू इंडिकेट्स दैट द बेयर राइट टू सू डिवॉइड ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। खाली बस हमारे पास राइट है सूट फाइल करने का, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तुमको प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट आएगा तभी तुम सूट फाइल करने का अधिकार रख सकते हो। फिर पब्लिक ऑफिसर्स एंड सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये जनरल पब्लिक के खिलाफ है। जैसे हम बन जाएंगे जुडिशियल ऑफिसर या आईएएस, उसके बाद फिर बोलेंगे कि हमारे बच्चों को बना दो आईएएस, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये चीज़ फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगी। फिर स्टाइपेंड्स या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो कि दिया जाता है नेवल में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, या सिविल प्रिजनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिविल प्रिजनर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब जिन लोगों को पेंशन मिलते हैं, पेंशन, स्टाइपेंड या पॉलिटिकल पेंशन, वो भी ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं होता है। एनी राइट विच फॉर द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए कोई इंटरेस्ट रहता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जैसे सेक्शन 23 जिसकी बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें दिया जाता है कौन कौन से कंसिडरेशन मीन्स तुमने किसी को कुछ दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे तुमको क्या मिला, बदले में क्या मिला, उसको बोलते कंसिडरेशन। मैंने घर दिया तो घर के बदले में मुझे पैसे मिले, तो ये होता है कंसिडरेशन। तो तुमको बदले में क्या मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है, या जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कोई चीज़ को करने का, वो अनलॉफुल तो नहीं है, या ये चीज़ है। तो अनलॉफुल कब कब कहलाएगा, जब वो फ्रॉडलेंट हो, फ्रॉड किया हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, लॉ ने रोक के रखा है, तो तब भी ऐसा कुछ काम किए जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, या फिर किसी प्रोविजन ऑफ द लॉ को डिफीट करता है। एम जो है जिसलिए लॉ बनाया गया था उसको वो करता है, डिफीट करता है।